नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला नहीं सुना पाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के दोनों ही जजों की राय इस मामले पर अलग अलग थी, जिसके बाद मामले को बड़ी बेंच को ये फैसला सौंप दिया गया है और अब हिजाब मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गुप्ता ने बताया कि हमारे अलग अलग विचारों के चलते मामला चीफ जस्टिस के पास भेजा जा रहा है ताकि वो बड़ी बेंच का गठन कर सकें। वहीं उन्होंने इस याचिका के खिलाफ अपना फैसला दिया और इस पर जस्टिस धूलिया की राय अलग थी। बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 10 दिन की सुनवाई की, जिसके बाद 22 सितंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। तभी से हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा था और हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने 11 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले में साफ किया गया था कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है और ये इस्लामिक परंपरा का हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों में यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य करना ठीक है और छात्र इससे इनकार नहीं कर सकते। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था और इतना ही नहीं, कोर्ट ने सरकार को आदेश जारी करने का अधिकार भी दिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले से कहा कि सरकार के पास शासनादेश जारी करने का अधिकार है। पाकिस्तान के कराची में देर रात एक बस में भीषण आग लग गई और बस में सवार 18 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई है, जबकि कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि बाढ़ पीड़ितों को लेकर बस कराची से खैरपुर नाथन शाह इलाके में जा रही थी, लेकिन सुपर हाईवे पर नूरियाबाद के पास बस में आग लग गई और ये घटना कराची के बंदरगाह शहर को हैदराबाद और सिंध प्रांत के गर्मशोरों शहरों से जोड़ने वाले M9 मोटरवे पर हुई और बाढ़ प्रभावित लोग इस बस में अपने घर वापस जा रहे थे। संसदीय स्वास्थ्य सचिव सिराज कासिम सुमरो ने मीडिया में बात करते हुए बताया कि दुर्घटना में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे इन दिनों अपने चुनाव प्रचार में काफी ज्यादा व्यस्त हैं और वो अभी तक कई राज्यों का दौरा कर अपने लिए वोट मांग चुके हैं। इसके तहत वो राज्य पार्टी इकाइयों के युवा प्रतिनिधियों के पास पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पार्टी के उदयपुर चिंतन शिविरों में घोषित संगठनात्मक सुधारों को लागू करने का वादा किया। पार्टी में आधे पद और चुनाव में भी 50% टिकट 50 साल से कम उम्र के कार्यकर्ताओं को मिलेंगे। और इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक खुले पत्र में ये भी घोषणा की थी कि पार्टी के वफादारों को सभी महत्वपूर्ण पदों पर वरीयता दी जाएगी। साथ ही 50 साल से कम उम्र के सभी लोगों के लिए आधे पदों को रखने के लिए 50 अंडर 50 फॉर्मूले सहित उदयपुर घोषणा पत्र को लागू करने को प्राथमिकता दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाला कोई भी पार्टी पदाधिकारी इस पद पर नहीं रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के रूसी कब्जे की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किए हैं और कुल 143 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 5 ने इसके खिलाफ मतदान किया है और भारत सहित 35 से अधिक सदस्य देश इस प्रस्ताव से दूर रहे। उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और ये प्रस्ताव रूस के सुरक्षा परिषद में इसी तरह के एक प्रस्ताव को वीटो करने का कुछ दिनों के बाद आया है, जिसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास होने पर प्रतिक्रिया भी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 3 मार्गों पर गौरव यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिनमें एक यात्रा अहमदाबाद जिले के जंजारका गांव में संत संवैयानाथ मंदिर से शुरू होगी, जबकि 2 अन्य यात्राएं नवसारी जिले के वांसदा तालुका के उनाई माता मंदिर से शुरू की जाएगी। बुधवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के बहुचराजी मंदिर और
द्वारका से पार्टी की गौरव यात्रा की शुरुआत की और इस साल दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा 2 दिन के दौरान 5 यात्राएं शुरू करेगी, जो गुजरात के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरेगी। बताना लाजमी है कि पहली गौरव यात्रा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 के सांप्रदायिक दंगों के बाद और राज्य विधानसभा चुनाव से पहले निकाली थी और दूसरी गौरव यात्रा 2017 के राज्य चुनाव से पहले आयोजित की गई थी। साल 2002 में भाजपा ने कुल 182 सीटों में से 127 सीटें जीती थी। वहीं 2017 में भगवा पार्टी को 99 और विपक्षी कांग्रेस को 77 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी बेशक यहां कई बार सत्ता में काबिज है, लेकिन हर टर्म में उसकी सीटें घटी ही हैं। इस बार उसे गुजरात में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से भी कड़ी चुनौती मिल सकती है। उत्तराखंड के काशीपुर में देर रात भारी बवाल हुआ है, जहां खनन माफिया को पकड़ने गई यूपी पुलिस की टीम पर हमला हो गया और इस दौरान पुलिस वालों पर फायरिंग भी की गई, जिसमें 5 पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि फायरिंग में बीजेपी नेता की पत्नी की मौत हो गई। उधर इस पूरे मामले को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई है। उत्तराखंड पुलिस ने यूपी पुलिस के 10 से 12 जवानों पर हत्या का केस दर्ज किया है और बताया जा रहा है कि मुरादाबाद पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी भी घटना में घायल हुए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि उत्तराखंड के कुंजा गांव में फायरिंग की यह घटना हुई है, जिसके बाद यूपी पुलिस के 10 से 11 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दिल्ली सरकार को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है, जहां लैंडफिल साइट से कूड़े का कुशल निदान न होने और इससे बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर भारी जुर्माना लगाया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार पर 900 करोड़ का जुर्माना लगाया है और बताया जा रहा है कि एनजीटी ने लैंडफिल साइट्स की बहाली के बराबर के जुर्माने का आंकलन लगाया है। ट्रिब्यूनल ने 300 रुपए प्रति मैट्रिक टन कचरे के हिसाब से जुर्माना तय किया और ट्रिब्यूनल ने 300 रुपए प्रति मैट्रिक टन के हिसाब से 900 करोड़ का जुर्माना राज्य सरकार पर लगाया। बताना चाहेंगे कि दिल्ली में 3 लैंडफिल साइट्स हैं, जो गाजीपुर, भलसवा और ओखला हैं। इन तीनों डंप साइटों पर लगभग 80% कचरे का निस्तारण नहीं किया गया था। साथ ही एनजीटी ने यह भी कहा कि ये नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है। एनजीटी ने कहा कि स्वास्थ्य की रक्षा न कर पाने के लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली नगर निगम दोनों जिम्मेदार हैं और दिल्ली सरकार और एनजीटी के बीच में पहले भी कई बार तकरार हो चुकी है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी पहले भी कई बार दिल्ली सरकार को फटकार लगा चुकी है और केजरीवाल सरकार का ऑड इवन फॉर्मूला हो या फिर दिवाली पटाखों को लेकर बड़ी तकरार, एनजीटी कई बार ऐसे मामलों में दिल्ली सरकार को फटकार लगा चुकी है। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज।